चैप्टर 6 में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडक्शन के प्रोसेसेस। लास्ट में हमने दो इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस देखे थे। ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ था किसमें? एक तो हमारे पास में मेटालिक रोड में रोटेशन की वजह से एक मोशनल ईएमएफ देखा था, और मेटालिक रोड के बेसिस पे हमने किसको डिस्कस किया था? डिस्क को। क्लियर थी वो बातें? थोड़ा इंडक्शन के बारे में समझ लेते हैं हम अब लोग। इंडक्शन, देखिए इंडक्शन जो है ये क्या है? ईएमआई में ये इंडक्शन के बारे में हम लोग समझते हैं। इंडक्शन का मतलब क्या होता है? इंडक्शन का मतलब बेसिकली ये होता है कोई भी इफेक्ट हो बिना कांटेक्ट प्रोड्यूस हो, बिना कांटेक्ट प्रोड्यूस हो। इंडक्शन का मतलब ये होता है कोई भी इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस हो? विदाउट कांटेक्ट। कंडक्शन का मतलब विद कांटेक्ट, कंडक्शन का मतलब विद कांटेक्ट। देखो चैप्टर 6 है, ईएमआई है, तो हमें क्या बनाना है? वोल्टेज बनाना है, ईएमएफ बनाना है, और वो कैसे बनाना है? विदाउट कांटेक्ट। तो देखिए यहाँ पर इंडक्शन का मतलब क्या होता है? किसी भी कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा। ईएमआई की डेफिनेशन ही है ये, ईएमआई की डेफिनेशन ही है ये। किसी भी कॉइल का जो फ्लक्स होगा, वो जो करंट फ्लो हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। अब ये करंट कौन सी कॉइल में फ्लो हो रहा है ये देखना है अपने को, इम्पोर्टेंट। करंट जो है वो कौन सी कॉइल में फ्लो हो रहा है। अब देखना एक बार, इसको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। एक को मैंने नाम दिया है सेल्फ इंडक्शन, और एक का नाम मैंने दिया है यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन। एक का नाम तो सेल्फ इंडक्शन हो गया और दूसरे का नाम क्या हो गया? म्यूचुअल इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन की बात करता हूँ। अबाउट 2 मार्क्स का एक डेरिवेशन बन सकता है इनसे। तो सेल्फ इंडक्शन का मतलब है एक ही कोइल अपने पास में, और एक ही कोइल में एक बैटरी लगी हुई है, और ये बैटरी जो लगी हुई है अपने वोल्टेजेस को या करंट को चेंज करे। वेरिएबल बैटरी लगी हुई है। जब ये बैटरी अपने अंदर फ्लो होने वाले करंट को चेंज करेगी, जब ये बैटरी अपने अंदर फ्लो होने वाले करंट को चेंज करेगी, तो जैसे इसमें करंट फ्लो हुआ तो हम क्या कहेंगे? ये एक मैग्नेट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ये एक मैग्नेट बन जाएगी। मैग्नेट बन जाएगी। ये हमारे पास इसका नॉर्थ पोल हो गया, और सेकंड वाला कौन सा हो गया? मान लीजिए साउथ पोल हो गया। ध्यान देना। या मैं ऐसा करता हूँ, इसको साउथ बना देता हूँ, वैसे ही साउथ ही बनेगा, और ये वाला पोल हमारे पास कौन सा हो गया? नॉर्थ। ये क्या हो गया? नॉर्थ। अब ध्यान देना है ऐसे स्टूडेंट को, ये मैग्नेट बन चुका है, लेकिन जैसे ये करंट चेंज होगा तो बताओ ये मैग्नेट चेंज होगी या नहीं होगी? होगी ना ये मैग्नेट चेंज। अब जब ये मैग्नेट चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होंगी? चेंज। हर एक कोइल मैग्नेट बनी हुई है। इस कोइल की मैग्नेटिक फील्ड आगे वाली कोइल से पास होगी, इस कोइल की मैग्नेटिक फील्ड इससे पास होगी, इस कोइल की मैग्नेटिक फील्ड इससे पास होगी, इस कोइल की मैग्नेटिक फील्ड इससे पास होगी। जब ये मैग्नेटिक फील्ड पास होंगी तो हम कहेंगे ये पहले की मैग्नेटिक फील्ड दूसरों के लिए किसका काम करेगी? फ्लक्स का। पहले की मैग्नेटिक फील्ड दूसरों के लिए किसका काम करेगी? फ्लक्स का। जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, वो चेंज कैसे होगी? तो हम कहेंगे फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। एक कोइल की मैग्नेटिक फील्ड, एक कोइल की मैग्नेटिक फील्ड कितना होती है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। जैसे करंट चेंज होगा इसमें तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो दूसरों का फ्लक्स चेंज होगा। दूसरों का क्या चेंज होगा? फ्लक्स। तो ये फ्लक्स में चेंज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो हम कहेंगे फ्लक्स में चेंज या फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग करंट। तो हम क्या कहेंगे? इन सेल्फ इंडक्शन मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू कोइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग करंट। मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू कोइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग करंट। बात समझ में आई? यहां से कांस्टेंट आएगा, और ये कांस्टेंट L होता है, ये I हो गया। L को हम लोग क्या कहेंगे? सेल्फ इंडक्टर, सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट या सेल्फ इंडक्टर, जिसकी SI यूनिट होती है हेनरी। क्या होती है? हेनरी।
L की वैल्यू वैसे निकाले तो क्या आ जाए, phi/I। ऐसे कितने टर्न्स मान लूं, n, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, n phi/I, n phi/I। तो नॉर्मल सी बात बोली है यहाँ पर कि एक ही कोइल है और उस कोइल में क्या चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, तो वो कोइल अपनी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। म्यूचुअल मतलब एक से दूसरे में, एक से दूसरे में। तो यहाँ पर हमने एक कोइल बनाई है जिसको हमने बोला है प्राइमरी कोइल। इसका नाम क्या दिया है अपन ने, प्राइमरी कोइल। और इधर दूसरी बनाई है सेकेंडरी कोइल। यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दी, एक वेरिएबल बैटरी, जिसका हम वोल्टेज चेंज कर सके, जिससे करंट चेंज हो जाए। और यहाँ पर दूसरी साइड एक हमने सेकेंडरी कोइल रख दी है। अब यहाँ से समझेंगे, इसमें लगाया है हमने गैल्वेनोमीटर। क्या लगाया है, गैल्वेनोमीटर, करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये प्राइमरी कोइल है और ये सेकेंडरी कोइल है। तो देखना भाई, यहाँ से समझना, जैसे इस प्राइमरी में करंट फ्लो करवाया I1, तो हम क्या कहेंगे, ये मैग्नेट बनेगी और मैग्नेट बनेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड उस सेकंड वाले से पास होंगी। फर्स्ट वाले की मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वाले के लिए किसका काम करेगी, फ्लक्स का काम करेगी, phi2। किसका काम करेगी, फ्लक्स का काम करेगी, जिसको हमने क्या नाम दिया है, phi2। क्लियर है, क्योंकि फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो दूसरे से पास होके जाएगी, और दूसरा किसका काम करेगा, फ्लक्स का काम करेगा। तो उसका फ्लक्स किस पर डिपेंड कर रहा है, इस मैग्नेट पर, इस मैग्नेटिक फील्ड पर। और ये मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, करंट। इसका मतलब सेकेंडरी कोइल का फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। सेकेंडरी कोइल का फ्लक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट के। और यहाँ से phi2 की वैल्यू आएगी, वो आएगी MI1। क्या आएगी, MI1। ठीक है ना। प्राइमरी कोइल से सेकेंडरी कोइल में यहाँ पर इंडक्शन हुआ है, प्राइमरी कोइल की हेल्प से सेकेंडरी कोइल में इंडक्शन हुआ है, कोई कांटेक्ट नहीं है। ठीक है ना, सीधा सीधा यहाँ पर करंट चेंज होगा तो वहाँ पर फ्लक्स चेंज होगा। ये हमारे पास आ गया। तो M को बोलते हैं हम लोग म्यूचुअल इंडक्टर। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टर। M को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टर। और यहाँ पर M की यूनिट होती है, ऐसा यूनिट, वो भी हेनरी होती है। क्या होती है, हेनरी होती है। अब आगे देखना भाई, ध्यान से समझना इसके बाद। M की वैल्यू क्या है, ये अपने पास में phi2/I1। phi2 सेकेंड कोइल का फ्लक्स है, वो इसके नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगा। एक टर्न से पास होगा फ्लक्स तो phi2, दो टर्न से पास होगा तो N2 phi2, तीन टर्न से पास होगा तो 3 phi3। ठीक है ना। तो हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स का यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा, N2 phi2/I1, N2 phi2/I1। ये हमारे पास में डेटा आया है सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का मतलब तो उसी कोइल में प्रोडक्शन हो रहा है, और म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब एक कोइल से दूसरी कोइल में प्रोडक्शन हो रहा है। सेल्फ इंडक्शन का मतलब तो क्या है, उसी कोइल में प्रोडक्शन हो रहा है, और म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब एक की हेल्प से दूसरे में प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखो, हम सेल्फ इंडक्शन की बात करेंगे और सेल्फ इंडक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आगे डिस्कस करते हैं सेल्फ इंडक्शन के बारे में। अब देखो, सेल्फ इंडक्शन किस किस का निकालना पड़ सकता है हमें। एक कोइल का निकाल सकते हैं, सर्कुलर करंट कैरिंग कोइल का। एक हम निकाल सकते हैं किसी भी सोलेनोइड का, और एक निकालेंगे हम लोग सेल्फ इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी। 3 पॉइंट हम सेल्फ इंडक्टर के बेसिस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनना, पहले मैंने पॉइंट क्या लिखा है, सेल्फ इंडक्टर ऑफ कोइल। सेल्फ इंडक्टर ऑफ कोइल, कोइल का सेल्फ इंडक्टर। एक सर्कुलर करंट कैरिंग कोइल का, करंट कैरिंग है ये कोइल, इसका सेल्फ इंडक्टर। तो हमने ये एक कोइल बना दी और इस कोइल का हमें सेल्फ इंडक्टर निकालना है। इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, इसके नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास में है N।
नंबर ऑफ टर्न्स क्या है n, ये सेंटर है और सेंटर से ये रेडियस कितनी है r। सबसे पहले मेरे को बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू होती है एक कोइल की वजह से म्यू नॉट I अपॉन 2r, और n कोइल्स है इसलिए कितना आएगा म्यू नॉट NI अपॉन 2r। क्लियर है पहली चीज। फ्लक्स क्या होगा, फाई इक्वल्स टू हम कहेंगे B डॉट A, बी ए, ओके। यहाँ पे B और A पैरेलल है इसलिए cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, और यहाँ से B की वैल्यू कितनी आई म्यू नॉट NI अपॉन 2r, और ये इंटू एरिया, एरिया क्या होगा बताओ पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल, पाई म्यू नॉट NI r अपॉन 2। ये फ्लक्स आ गया, ये एक कोइल का फ्लक्स है। कितनी कोइल का फ्लक्स है, एक कोइल का फ्लक्स। सर आपने तो एन यूज लिया है, ध्यान से समझना। ये हमारे पास एक कोइल है, एक मैग्नेटिक फील्ड ये भी बनाएगी, ये भी बनाएगी, ये भी बनाएगी, ये भी बनाएगी, और ये सारी मैग्नेटिक फील्ड इससे भी पास होंगी, इससे भी पास होंगी, इससे भी पास होंगी, इससे, मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये बना रहा है, दो ये बना रहा है, दो ये बना रहा है, दो ये बना रहा है, टोटल कितने फील्ड हो गई 8। 8 फील्ड इससे भी पास होंगी, 8 इससे भी पास होंगी, 8 इससे भी पास होंगी, और 8 इससे भी पास होंगी। पहले ये एन यूज लिया है फील्ड बनाने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। क्लियर है ना। अब फ्लक्स की बारी आएगी, तो फ्लक्स की बारी आएगी तो हम कहेंगे सेल्फ इंडक्टर हमारे पास में कितना होगा, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, लास्ट टाइम हमने लिखा था एन फाई अपॉन आई, बोलो क्लियर है क्या, एन फाई अपॉन आई। अभी फाई प्रोपोर्शनल टू आई पढ़ा था, फाई प्रोपोर्शनल टू आई, फाई इक्वल्स टू एल आई, एल इक्वल्स टू फाई अपॉन आई, फाई के साथ क्या लगा दिया एन, क्योंकि टर्न्स कितने हैं एन। अब आगे देखिए, यहाँ से एल की वैल्यू एन अपॉन आई हो गई, और फाई की वैल्यू पुट कर दो, फाई की वैल्यू कितना है पाई म्यू नॉट एन आई आर अपॉन 2, यहाँ से आई कैंसिल, एल की वैल्यू क्या आ गई म्यू नॉट इंटू पाई एन स्क्वायर आर अपॉन 2। ये हमारे पास सेल्फ इंडक्टर आ गया। किसका आ गया, एक कोइल का। अब सेल्फ इंडक्टर निकाल रहे हैं हम किसका, सेल्फ इंडक्टर ऑफ सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टर ऑफ सोलेनॉइड, ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का निकालना है अपने को। तो सेल्फ इंडक्टर ऑफ सोलेनॉइड कितना होगा, तो उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए सोलेनॉइड जो है हम सबको पता है कि हमारे सिलेबस में सोलेनॉइड जो है इनफाइनाइट लेंथ का है, इनफाइनाइट लेंथ का है। इनफाइनाइट लेंथ के सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होती है, तो हम कहते हैं म्यू नॉट एन आई। स्मॉल एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ, यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स। आई क्या है करंट, म्यू नॉट हम सबको पता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो ये बी आ गया अपने पास में। अब बताओ फाई क्या होगा, बी डॉट ए, बी कितना है म्यू नॉट एन आई, और ये ए ऐसे की ऐसे आ गया, ये फाई हो गया। फाई की वैल्यू क्या आ गई म्यू नॉट एन आई ए अपॉन एल, ये फ्लक्स आ गया। फ्लक्स आने के बाद हमें क्या निकालना है, सेल्फ इंडक्टर एल, एल की वैल्यू क्या होगी एन फाई अपॉन आई, एल इक्वल्स टू एन अपॉन आई, और फाई कितना हो गया म्यू नॉट एन आई ए अपॉन एल। अब यहाँ से देखिए आई से आई कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। एग्जामिनर थोड़ा गेम खेल जाता है आपके साथ, यहाँ पर स्मॉल एन की टर्म्स में निकाल के बताओ। तो स्मॉल एन की टर्म्स में निकालोगे कैपिटल एन इक्वल्स टू स्मॉल एन इंटू एल, तो एल इक्वल्स टू क्या है म्यू नॉट एन स्क्वायर एल स्क्वायर ए अपॉन एल, एल की वैल्यू क्या आएगी म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। ये हमारे पास आ गया है सेल्फ इंडक्टर। क्लियर है मेरी बात, ये सेल्फ इंडक्टर, ये सेल्फ इंडक्टर अपने पास आ गया। अच्छा भाई, इसमें एक और पोर्शन बचा है, और वो पोर्शन क्या बचा है एनर्जी,
एनर्जी स्टोर्ड इन सेल्फ इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन सेल्फ इंडक्टर, मतलब कोई भी कोइल है, उस कोइल के अंदर कितना एनर्जी स्टोर होगी। देखते हैं, देखो कोइल में करंट फ्लो हुआ, इसका मतलब कोइल मैग्नेट बनी, मैग्नेट बनी तो मैग्नेट की एनर्जी आ गई ना, उसमें मैग्नेट से रिलेटेड एनर्जी आई या नहीं आई। करंट वाली एनर्जी किस में बदल गई, मैग्नेटिक एनर्जी में, बदली या नहीं बदली, तो एनर्जी तो आई। अब देखते हैं एनर्जी कितना आई, कितना स्टोर हुई। तो ये हमने क्या लिया, एक कोइल को लिया और इस कोइल के हम एक पार्ट की बात कर लेंगे, एक छोटे से पार्ट की बात कर लेंगे। इस छोटे से पार्ट में जो करंट आ रहा था, उस करंट का कुछ अमाउंट स्टोर हो गया। कितना चार्ज स्टोर हो गया, मान लो डी क्यू चार्ज स्टोर हो गया। सही है ना, डी क्यू चार्ज को स्टोर करने में छोटा काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करेगा, कंज्यूम करेगा और बनाएगा मैग्नेट। क्या बनाएगा, मैग्नेट। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो चार्ज हो रहा है ना कंज्यूम। क्या कंज्यूम हो रहा है, चार्ज। अब देखते हैं, समझते हैं। तो यहां से सबसे पहले छोटे से चार्ज को कितना वर्क करना पड़ेगा स्टोर करने के लिए, तो हमने पढ़ा है। तो छोटे से चार्ज को वर्क कितना करना पड़ेगा, पोटेंशियल या ईएमएफ इक्वल्स टू ईएमएफ इक्वल्स टू डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू, डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू। ईएमएफ की वैल्यू कितना आ गई अपने पास में, डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू। ईएमएफ है ये अपने पास में, मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है बनी किससे, पिछला जो चार्ज था वो तो मैग्नेट के फॉर्म में स्टोर हुआ, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ और क्या बना, ईएमएफ। क्या बना, ईएम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैग्नेट बना, मैग्नेट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होने से वापस ईएमएफ बन गया। क्लियर है। तो यहां से देखिए मैंने ये लिखा, तो डी डब्ल्यू क्या होगा, वर्क डन इसको स्टोर करने में, ये इक्वल्स टू ई इंटू डी क्यू। वोल्टेज है, वोल्टेज पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। ये वर्क हो गया, ये एनर्जी को स्टोर करने के बराबर हो गया, एनर्जी को स्टोर करने के बराबर हो गया। अब इस ई की वैल्यू निकाल लो। फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई क्या कहता है, ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन डी टी, और ये हो गया एल आई इक्वल्स टू फाई प्रोपोर्शनल टू आई होता है, तो फाई इक्वल्स टू क्या हो गया, एल आई। तो एल बाहर आ गया और ये बन गया डी आई ई अपॉन डी टी। करंट चेंज होना चाहिए एक कोइल में, एक कोइल में क्या चेंज होना चाहिए, करंट चेंज होना चाहिए। बात समझ में आ रही है सबको। ये फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई है, डिस्कस किया था हमने स्टार्टिंग में। अब सुनना भाई, यहाँ पर इसका मोड लेके चल लेता हूँ ताकि डायरेक्शन से रिलेटेड इश्यू ना हो, ठीक है ना। तो माइनस कैंसिल हो जाएगा अपना, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एल इंटू डी आई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी, और इंटू कितना हो गया, डी क्यू। डी डब्ल्यू की वैल्यू कितना आ गई, एल इंटू, इसको मैं डी क्यू अपॉन डी टी लिख देता हूं, और ये बाहर कितना आ गया, डी आई। इंटरचेंज कर सकते हैं हम लोग, ये फैसिलिटी है डिफरेंशिएशन में अपने पास। तो डी क्यू अपॉन डी टी कितना होता है, आई होता है। डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एल इंटू आई इंटू डी आई, इंटीग्रेशन करेंगे तो डी डब्ल्यू का डब्ल्यू हो जाएगा, और ये एल कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, आई इंटू डी आई, डी डब्ल्यू का डब्ल्यू हो गया, एल हो गया, आई का कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर अपॉन टू, और ये वर्क कितना आ गया, हाफ एल आई स्क्वायर। दिस वर्क इज स्टोर्ड एज एनर्जी, तो ये एनर्जी के बराबर स्टोर होगा, U इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर। क्लियर है ये सारी बातें, समझ में आ गई है ना। तो यहाँ पर 3 डेरिवेशंस किए हैं। देखो अब अपने पास एक क्वेश्चन बनता है कि हम इसको भी डिफाइन करें, सेल्फ इंडक्टर क्या है, सेल्फ इंडक्टर क्या है, इनको भी डिफाइन करें। अभी जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखते हैं।
अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस, एक तो सेल्फ इंडक्टर की और एक फिर म्यूचुअल इंडक्टर की। समझना है आप सबको ढंग से। सेल्फ इंडक्टर मतलब L है और म्यूचुअल इंडक्टर यहाँ पर किससे डिनोट किया गया है, M से। एक तो M है और एक हमारे पास में L है। इन दोनों का डेफिनेशन बताना है अपने को, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार। अब इनका डेफिनेशंस बताएंगे। तो देखो एक क्लियर पैटर्न समझो डेफिनेशन बनाने का। देखो हमने पढ़ा है फाई प्रोपोर्शनल टू आई, फाई इक्वल्स टू एल आई। मैग्नेटिक फ्लक्स करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सीखिए ये चीजें अपन ने। अब आगे देखना इधर से, यहां से इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। अच्छा, ईएमएफ कितना होता है फैराडे लॉज के अकॉर्डिंग, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस डी अपॉन डी टी। फाई की वैल्यू पुट कर दी कितना, एल आई। इक्वल्स टू कितना आया, माइनस एल बाहर आ गया, डी आई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी। मोड ऑफ ई कितना आ जाएगा, एल इंटू डी आई अपॉन डी टी। एल की वैल्यू, सेल्फ इंडक्टर की वैल्यू कितना आ गई बताओ जरा, एल की वैल्यू कितना आ जाएगी, सेल्फ इंडक्टर एल इक्वल्स टू मोड ऑफ ई डिवाइडेड बाय डी आई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी। डी आई अपॉन डी टी का मतलब क्या है, करंट में चेंज की रेट, रेट मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, सही है ना, करंट में चेंज की रेट। अब हमने अज्यूम किया, यहां से अब डेफिनेशन आएगी, लेट जो करंट चेंज हो रहा है डी आई अपॉन डी टी वो कितना है, 1 है, 1 एम्पियर पर सेकेंड। एक करंट जो है जो फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर चेंज हो रहा है 1 सेकेंड में। तो ये वैल्यू 1 हो गई। तो L किसके बराबर आया, मोड ऑफ E के बराबर। तो मैंने देखिए क्या बोला, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट फ्लोइंग इन कॉइल, फ्लोइंग इन कॉइल इज यूनिट, कितना चेंज हो रहा है, 1 चेंज हो रहा है। विद रेस्पेक्ट टू टाइम, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में 1 सेकंड में कितना चेंज हो रहा है, 1 का चेंज हो रहा है, 1 का ही तो चेंज हो रहा है। देन यदि ये 1 है तो ये L किसके बराबर है, मोड E के बराबर है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF is known as सेल्फ इंडक्टर। इसी को क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टर। L जो है एक स्केलर क्वांटिटी है और वैसे इसकी यूनिट अभी अपन ने डिस्कस की थी, हेनरी। क्या होती है, हेनरी। अब ऐसे ही डिस्कशन किसके अबाउट करना है अपने को, म्यूचुअल इंडक्टर। तो म्यूचुअल इंडक्टर में हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, देखना समझना, कि सेकेंड कॉइल का फ्लक्स जो होता है वो प्राइमरी कॉइल में फ्लोइंग करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सही है क्या, सेकेंड कॉइल का फ्लक्स जो होता है वो प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से फाई 2 की वैल्यू क्या आ गई बताओ, एम आई 1। सही है। तो यहां से सेकंड कॉइल में फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग कितना ईएमएफ बनेगा सेकंड कॉइल में, E2 इक्वल्स टू माइनस डी फाई। दूसरी कॉइल का फ्लक्स चेंज होना चाहिए, जिस कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा उसी में ईएमएफ बनेगा। तो E2 की वैल्यू कितनी आई बताओ जरा, माइनस डी अपॉन डी टी, और इसको लिखा एम आई 1। एम आ गया बाहर, माइनस एम, और ये आया डी आई 1 अपॉन डी टी। E2 का मोड लिया तो क्या बन जाएगा, एम डी आई 1 अपॉन डी टी। यहां से m की वैल्यू क्या आएगी, मोड ऑफ E2 सेकेंडरी कोइल में बनने वाला EMF डिवाइडेड बाय प्राइमरी कोइल में करंट के चेंज की रेट, प्राइमरी कोइल में करंट के
चेंज की रेट। सही है ना? तो बताओ ईएमएफ किस में बनेगा? सेकंड में ही तो बनेगा। तो एम जो है उसको डिफाइन कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। तो हमने यहां से क्या माना, लेट di1 अपॉन dt की वैल्यू कितना है, 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो हम क्या कहेंगे, ये 1 है तो m की वैल्यू किसके बराबर आएगी, मोड E2 के बराबर आएगी। किसके बराबर आएगी, मोड E2, सेकेंडरी कॉइल में बनने वाले ईएमएफ के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो हमने डेफिनेशन क्या बोली, एफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट flowing in primary coil, rate of change of current, flowing current in primary coil is unit, जब ये 1 है with respect to time, then magnitude of induced EMF, magnitude of induced EMF in secondary coil, is known as mutual inductor। अगेन ये भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और यूनिट कैसी होगी इसकी, यूनिट कैसी होगी बताओ इसकी, हेनरी, सेम टू सेम। इसकी भी यूनिट क्या है, हेनरी। बोलो ये डेफिनेशंस क्लियर हैं दोनों? मतलब इसमें तो सेम टू सेम कोइल रहेगी और उसमें क्या होगा, सेकेंडरी कोइल रहेगी। प्राइमरी में करंट चेंज होगा तो सेकेंडरी में क्या बनेगा, ईएमएफ। क्लियर है ना? तो उसके मैग्नीट्यूड हमारे पास में आएंगे। ठीक है, बातें क्लियर है? इनको डिस्कस करना, सॉल्व करना। अब ये क्वेश्चन सेल्फ इंडक्टर पे और डिस्कस कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, कैलकुलेट एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन सोलेनॉइड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करना। ये एनर्जी डेंसिटी होती क्या है, तो एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये अपने 6th चैप्टर का। यूनिट वॉल्यूम में जितना एनर्जी स्टोर होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी डेंसिटी। ओके, एनर्जी डेंसिटी। और सोलेनॉइड की बात कर रहा है ये। तो सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि एनर्जी डेंसिटी होता क्या है। एनर्जी डेंसिटी तो हम कहेंगे ये एनर्जी डेंसिटी होता है UD इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एक हमारे पास सोलेनॉइड होता है, वो जो सोलेनॉइड होता है वो सिलेंड्रिकल बेस पर बनता है। किस पर बनता है, सिलेंड्रिकल बेस पर बनता है। इसका एरिया हमने ए लिया और लेंथ मान लीजिए कितनी ली है, L। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, A इंटू एल। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, A इंटू एल। UD इक्वल्स टू एनर्जी, एनर्जी को हमने लिखा है यहाँ पर U से और वॉल्यूम को हमने लिखा है यहाँ पर A इंटू एल से। वॉल्यूम कितना आ गया सिलेंडर का, वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर H बन गया L और A हो गया पाई आर स्क्वायर U अपॉन AL। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में डिस्कस करते हैं। देखिए ये पहली चीज आ गई। अब हम सबको पता है एनर्जी कितना स्टोर्ड होती है, कोइल है ये भी, कोइल ही तो है सोलेनॉइड। तो यहाँ पर सेल्फ इंडक्टर का फॉर्मेट लगा लेते हैं। सेल्फ इंडक्टर का फॉर्मेट क्या है, एनर्जी कितना स्टोर्ड होगी, तो हम कहेंगे हाफ LI स्क्वायर, हाफ LI स्क्वायर। क्लियर है ना? अब हाफ LI स्क्वायर है, L की वैल्यू रखनी है और I की वैल्यू रखनी है और फिर सॉल्व करना है अपने को इसको। तो हमने ये सेकंड बोला। अभी देखो जस्ट हमने L की वैल्यू निकाली थी। L की वैल्यू हमारे पास कितना आई थी, म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L। किसके लिए आई थी, किसके लिए बताना जरा। ये हमारे पास आई थी एक सोलेनॉइड के लिए, म्यू नॉट स्मॉल N स्क्वायर A इंटू L। ये भी था ना,
स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब देखना, आगे सुनना मेरी बात, यहां से L की वैल्यू रखने के लिए मिल गई। इसके जस्ट बाद I को भी रिप्लेस करना है B। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है सोलेनोइड की? B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। I की वैल्यू कितना होगी बताओ जरा? B अपॉन म्यू नॉट एन, B अपॉन म्यू नॉट एन। ये थर्ड मान लेता हूं और ये फोर्थ मान लेता हूं। सेकंड में मैं थर्ड और फोर्थ की वैल्यू रखता हूं, सेकंड में मैं थर्ड और फोर्थ की वैल्यू रखता हूं, तो देखो मेरे पास में कितना आता है। सेकंड में थर्ड और फोर्थ की वैल्यू रखता हूं तो देखिए u इक्वल्स टू फ्रॉम सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, u इक्वल्स टू हाफ। l कितना है? म्यू नॉट स्मॉल n स्क्वायर a इंटू एल, और डिवाइडेड ये इंटू है इसके साथ में b अपॉन म्यू नॉट इंटू एन, b अपॉन म्यू नॉट इंटू एन। ध्यान से समझना अब मेरी बात। ये देखिए यहां से कितना कितना आ रहा है, l की वैल्यू रख दी हमने, i की वैल्यू रख दी, सही है ना? अच्छा, और यहां पर देखिए i का स्क्वायर है, i का क्या है यहाँ पर? स्क्वायर। u इक्वल्स टू कितना आया? हाफ। एक म्यू नॉट नीचे बच जाएगा, एक म्यू नॉट नीचे बच जाएगा, ये 2 म्यू नॉट हो गया। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल। इसके बाद ऊपर क्या बचेगा देखो, a इंटू एल और ये बी स्क्वायर a इंटू एल। a इंटू एल को क्या कहेंगे हम लोग? वॉल्यूम। a इंटू एल को क्या कहेंगे? वॉल्यूम। तो मैंने यहां से क्या कहा? दिस इम्प्लाइड, ये तो एनर्जी आ गई है अपने पास में, एनर्जी डेंसिटी यूजिंग फर्स्ट को यूज कर रहा हूं, तो यू डी एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स टू यू अपॉन ए इंटू एल। यू डी इक्वल्स टू यू कितना है? बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट ए इंटू एल डिवाइडेड बाय ए इंटू एल, ए एल कैंसिल। यू डी की वैल्यू कितना आ गई? बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ये एनर्जी डेंसिटी आ गई है मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में। इसको कोरिलेट करो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। देखो हमने K देखा था, K कितना आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K डैश क्या आया था बताओ जरा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। 4 पाई तो अपनी उसी लोकेशन पे है जहां पर पहले था, लेकिन 1/एप्सिलॉन नॉट जो आया है उसकी जगह पे क्या आ गया? म्यू नॉट, मैग्नेट का आ गया। अच्छा, इसमें एनर्जी डेंसिटी क्या होती थी कैपेसिटर की? याद करो, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहां पर क्या ही है? ई का तो बन गया बी स्क्वायर, और 1/एप्सिलॉन नॉट क्या बनता है? म्यू। तो एप्सिलॉन नॉट क्या बनेगा? 1/1 म्यू, और ये 2 ऐसे कैसे लगा है? देखिए वही चीज आ गई है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी डेंसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी डेंसिटी। बताओ ये सारी चीजें क्लियर हैं क्या? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको याद रखना है, सॉल्व करना है टाइम पे। क्लियर है ना ये सारी बातें? अब फाइनली हम लोग म्यूचुअल इंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, म्यूचुअल इंडक्टर निकालेंगे। और म्यूचुअल इंडक्टर किसका निकालना अपने को? दो सोलेनोइड्स का जो कोएक्सियली प्रेजेंट है एक ही एक्सिस पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो और डेरिवेशन का नाम क्या है? म्यूचुअल इंडक्टर। म्यूचुअल इंडक्टर फॉर कोएक्सियली प्लेस्ड सोलेनोइड्स। कितनी सोलेनोइड्स है यहां पर? दो सोलेनोइड्स हैं, और वो सोलेनोइड्स एक ही एक्सिस पर प्रेजेंट है, कोएक्सियली प्रेजेंट है। तो मान लेते हैं हमारे पास में ये कोई एक्सिस है और इस एक्सिस पर पहली ये सोलेनोइड प्रेजेंट है।
ये थोड़ा डायग्राम आपको अजीब लगेगा, लेकिन आपको ऐसा ही बनाना है। ये दूसरी कोइल हमारे पास हो गई, ये दोनों कोएक्सियल ही हैं, तो देखो दोनों की एक्सिस सेम है। अब इस डायग्राम में तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने किया क्या है। क्लियर है मेरी बात? एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा कि यहाँ पर क्या किया है। एक जो सोलेनोइड है उसके जस्ट ऊपर दूसरा सोलेनोइड भी है। ओके, यहाँ पर पहली सोलेनोइड में करंट कितना फ्लो कर रहा है? I1। पहली सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1। पहली सोलेनोइड का मैग्नेटिक फ्लक्स Φ1। पहली सोलेनोइड का मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, लेंथ कितनी हो गई? L। एरिया में दोनों का बराबर मान के चल रहा हूं, तो एरिया कितना हो गया अपने पास में? A। नंबर ऑफ टर्न्स पहली सोलेनोइड में N1, स्मॉल n1 यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, सेम टू सेम कितना करंट होगा? I2। EMF कितना मान लो? E1। I2 EMF E2 B2 Φ2, मैग्नेटिक फ्लक्स Φ2, लेंथ L है, एरिया A है, और इसके बाद में आगे क्या आएगा बताओ? नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, और ये स्मॉल n2, ये सारी चीजें दोनों को अलग अलग डिफाइन कर दिया। अब सुनो भाई, प्राइमरी कॉइल में यदि करंट फ्लो होगा तो सेकेंडरी कॉइल का क्या चेंज होगा? फ्लक्स। प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो होगा तो सेकेंडरी कॉइल का क्या चेंज होगा? फ्लक्स। एक इधर भी चल रहा हूं मैं, और इसको भी ध्यान से समझना। यदि सेकेंडरी कॉइल में करंट चेंज होगा तो प्राइमरी कॉइल का क्या चेंज होगा? फ्लक्स। बोलो होगा या नहीं होगा? दोनों ही बातें हैं, जरूरी थोड़ी है कि फर्स्ट से सेकंड में ही ईएमएफ बने, सेकंड से फर्स्ट में भी बन सकता है। क्लियर है ना मेरी ये बात? तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि प्राइमरी में करंट चेंज किया तो सेकेंडरी का क्या चेंज होगा? फ्लक्स चेंज होगा। सेकेंडरी का करंट चेंज हुआ तो प्राइमरी का क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा। Φ2 सेकेंडरी में चेंज हुआ है, इसका मतलब M12 का मतलब क्या है? 1 की वजह से 2, ऐसा करते हैं इसको 2-1 मान लेते हैं, सेकेंडरी कॉइल में फर्स्ट कॉइल की वजह से, और ये कितना हो गया? I1। आवाज नहीं? M21 का मतलब क्या हो गया बताना जरा? म्यूचुअल इंडक्शन इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू फर्स्ट। यहां पर क्या होगा? Φ1 इक्वल्स टू M12, फर्स्ट कॉइल में सेकेंडरी कॉइल की वजह से फ्लक्स चेंज होगा। ओके, म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस होगा। अब आगे देखना भाई, यहां से M21 कितना आएगा? M21 इक्वल्स टू क्या होगा? Φ2 I1 अपॉन Φ2 अपॉन I1। M12 कितना होगा? तो हम क्या कहेंगे? Φ1 अपॉन I2। अच्छा, ये एक कोइल का फ्लक्स था Φ2, सेकेंडरी कोइल में कितना टर्न्स है टोटल? N2, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? M21 इक्वल्स टू N2 Φ2 अपॉन I1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां पर क्या होगा? M12 इक्वल्स टू प्राइमरी कोइल के टोटल फ्लक्स क्या होंगे? N1 Φ1 अपॉन I2, ये इक्वेशन नंबर हो गई सेकेंड। ऐसे ही पार्ट बना के आगे सॉल्व करना, लेफ्ट वाला लेफ्ट में और राइट वाला राइट में। ओके, इसको सॉल्व करें। एक्चुअली यहाँ पर हम क्या शो कर रहे हैं कि क्या M12 और M21 बराबर होंगे? M तो निकले ही निकलेगा, लेकिन साथ के साथ क्या और बराबर प्रूव हो जाएंगे? M12 और M21 म्यूचुअल इंडक्शन, चाहे फर्स्ट से सेकंड में हो चाहे सेकंड से फर्स्ट में, दोनों भी क्या प्रूव हो जाएंगे? बराबर प्रूव हो जाएंगे। देखते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बराबर बराबर हैं, अलग अलग हैं, कोई बात नहीं, तो तीनों चीजें ही अलग अलग है ना, वो तो M इन पे डिपेंड थोड़ी करता है। मैंने अभी आपको हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट बता रखा है, A प्रोपोर्शनल टू B हो, A इक्वल्स टू K भी आएगा, K नेवर डिपेंड्स ऑन A एंड B। फाई प्रोपोर्शनल टू I लिखा है, फाई इक्वल्स टू क्या लिखा है? Li। L क्या डिपेंड करेगा फाई और I पर? नहीं करेगा ना, शेप एंड साइज पर डिपेंड करेगा।
शेप एंड साइज पर डिपेंड करेगा। ओके, तो ये चेंज होने दे, क्या फर्क पड़ रहा है, तीनों ही चीजें चेंज है, ऐसे चेंज होंगी कि सबको बराबर करेंगी, चाहिए ना, ऐसे चेंज होंगे कि सब क्या होंगे, बराबर होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में ध्यान से समझना। हाँ भाई, M21 हो गया अपने पास में, और क्या हो गया अपने पास में, फर्स्ट और सेकंड। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे क्या आएगा, आगे देखते हैं। तो कहानी में phi2 आया है, phi2 कितना होगा, देखो फ्लक्स क्या होगा, सेकेंडरी कोइल का फ्लक्स है, तो प्राइमरी की क्या होगी, फील्ड, प्राइमरी की क्या होगी, फील्ड, सही बात है। एक मैग्नेट है, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, वो फील्ड दूसरे के लिए तो फ्लक्स का काम करेगी, तो इसमें फील्ड किसकी काम आएगी, फर्स्ट की, इनटू एरिया तो सेम लिया है मैंने, ठीक है ना, एरिया तो सेम लिया है। phi2 इक्वल्स टू b1 a, phi2 की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट स्मॉल n1, म्यू नॉट n1 I1 और इंटू ए, बी की वैल्यू रखी है मैंने यहां से, म्यू नॉट ni। देखो पहली कोइल में करंट फ्लो हो रहा है, तो पहली कोइल मैग्नेट बनी है, दूसरी कोइल मैग्नेट नहीं बनी है, तो पहली कोइल की मैग्नेट बनने के बाद में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी B1, और वो दूसरे से पास होगी, इसका मतलब वो दूसरे का क्या होगी, फ्लक्स होगी। ऐसे ही दूसरे कोइल में, पहली कोइल में फ्लक्स क्या होगा, दूसरी कोइल मान लो मैग्नेट होगी, और उसका एरिया phi1 इक्वल्स टू म्यू नॉट n2 I2 इंटू ए, ये आ गया फाई, पुट कर दो, ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ, क्या आएगा देखना इधर से, M21 इक्वल्स टू, M21 इक्वल्स टू कितना आएगा, N2 phi2, phi2 कितना है, म्यू नॉट N1 I1 A अपॉन I1, I1 से I1 कैंसिल। अच्छा, आप यहां से इसको क्या लिख सकते हो, N1 को, या फिर N2 को क्या लिख सकते हो, छोटे n में बदल सकते हो, स्मॉल n में बदलोगे तो N2 की वैल्यू या फिर N1 की वैल्यू कैपिटल N1 अपॉन L हो सकती है। तो M21 की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट आ गया आगे, N1 को क्या लिखा, N1 अपॉन L, ये N2 ऐसे की ऐसे है, और उसके बाद में A है, ये बन गया म्यूचुअल इंडक्टर इक्वेशन नंबर ए। इधर देखो सेकंड और फोर्थ से, देखो फोर्थ में phi1 आ गया, phi1 रखना है बस, M12 इक्वल्स टू N1 phi1, phi1 कितना है, म्यू नॉट N2 I2 A अपॉन I2, I2 से I2 कैंसिल, N2 की वैल्यू कितना है, कैपिटल N2 अपॉन L, M12 इक्वल्स टू, म्यू नॉट पहले लिखा, N1 लिखा, N2 को क्या लिखा, N2 अपॉन L, और आगे कितना हो गया A, और ये इक्वेशन नंबर B हो गया, और इससे प्रूव होता है, हम कह सकते हैं सो M12 इक्वल्स टू M21। ओके, रिलेशंस तो और भी हैं बहुत सारे, ओके, तो इन सबको आप लोग डिस्कस करें, घर पे सॉल्व करें, जितना पढ़ेंगे, जितना लिख के पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपको याद होगा। थैंक यू।